अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन के चैप्टर का। और इसके अंदर हम आज देखेंगे कि जो आइटम बनाते हैं, जब हम पेपर बनाते हैं तो पेपर्स बनाने के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को हम देख रहे होते हैं। तीन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर की बात करेंगे। डिस्ट्रैक्टर आपको पता है किसे कहते हैं कि चार ऑप्शन अगर हमारे पास हैं तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो क्या रोल अदा कर रहे होते हैं, कैसे होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम डिस्क्रिमिनेशन इफ़ेक्ट की बात, इंडेक्स की बात करेंगे, हम डिफ़िकल्टी की बात करेंगे। तीन बातें आज हमने करनी हैं और उसके अंदर क्या सी डिफ़िकल्टी, आइटम डिफ़िकल्टी देखनी है हमने, डिस्क्रिमिनेशन पावर देखनी है और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर देखनी है। तो पहले हम चलते हैं कि आइटम डिफ़िकल्टी क्या होता है। जैसे कि नाम से शो है आइटम डिफ़िकल्टी, यानी कोई आइटम कितना, अब मैंने पेपर के अंदर जो सवाल शामिल किया है वो सवाल कितना मुश्किल है उसे आइटम डिफ़िकल्टी कहेंगे। अब ये जानेगी कैसे कि वो सवाल कितना मुश्किल है। हो सकता है किसी बंदे के लिए वो सवाल आसान हो सकता है किसी बंदे के लिए वो सवाल मुश्किल हो। अब हर जिसने जितना पढ़ा उसके लिए वैसे है। अब यानी ये देखना है हमने है कि पहली बात हमने कि ये आइटम डिफ़िकल्टी में हम देखना है कि आइटम डिफ़िकल्ट कैसे है, फिर हमने इसको देखना कैसे उसकी बात करेंगे। एक तो ये हमें जो आइटम डिफ़िकल्टी है ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है हमें कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट इट्स राइट, हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने इसको ठीक किया है, इससे हमें अंदाज़ा होता है। परेशान नहीं हो, आगे फार्मूले में मज़ीद बड़ी वजाहत कर दूंगा। इट इज़ रिकमेंडेड टेस्ट वुड बी नेदर टू इजी नॉट डिफ़िकल्ट। जो रिकमेंडेड है ना वो ये है कि आपने पेपर के अंदर कोई जो क्वेश्चन शामिल किया है ना तो इतना आसान हो कि वो कोई हलवा हो, छोटा बच्चा आए और कर ले। एक नॉलेज लेवल का क्वेश्चन इतना आसान कि हर बंदे को पता हो। मैं आपसे पूछूँ जी कि ये जो इंग्लैंड है इसका कैपिटल कौन सा है, तो हर बच्चे की ज़बान के ऊपर होना है लंदन लंदन लंदन। अब हर एक को पता होना है। मैं पूछता हूँ फ्रांस की कैपिटल कौन है, तो सबको मोस्टली पता होगा जी पेरिस जो है वो फ्रांस कैपिटल है। यानी वो चीज़ें जो बार बार अजबर होती हैं, बार बार बोली जाती हैं और वो तो बहुत इजी होंगे। अब हमने देखना है अगर तो बहुत आसान हो तब भी बात ख़राब है, अगर तो बहुत मुश्किल हो तब भी बात ख़राब है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये आसान है, ये मुश्किल है, ये आइटम एक्सेप्टेड है, इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। देखिए इसका एक फार्मूला हम लगाते हैं जिसे कहते हैं F इज इक्वल टू NR/NT मल्टीप्लाई बाई 100। NR बटा NT मल्टीप्लाई बाई 100। NR कहते हैं नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, यानी एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसके सामने MCQ बेस्ड पेपर आया और उसने उसमें से सवाल अटेम्प्ट किए और जो उसने ठीक सवाल किए वो ऊपर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय NT टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन थे, बच्चे ने जो है उसमें से कितने क्वेश्चन किए हैं, 5 किए हैं। याद रख ले, मैंने शायद इसकी एग्जांपल आगे नहीं दी। तो 10 क्वेश्चन थे, बच्चे ने कितने किए हैं, 5 उसके ठीक हैं, तो ऊपर 5 हो गया, नीचे टोटल क्वेश्चन 10 हो गए। 5/10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100। ठीक है, अब पहले आगे असूल देख लेते हैं, फिर इसी बात को हम मजीद सॉल्व भी करेंगे। अब उसमें कहता है एफ जो है ना, ये एफ आपके सामने जो एफ आ रहा है फार्मूले में, एफ इजिकल टू NR/NT। इसके अंदर आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो हमारे पास वैल्यू है ना, जो एट द एंड जो जवाब आ रहा है वो 30 से लेस ना हो और 70 से ज़्यादा ना हो। अगर तो वो 70 से ज़्यादा आ रहा है इट मीन टेस्ट इज़ सो ईजी, टेस्ट इज़ सो ईजी, और आसान टेस्ट हमें नहीं चाहिए। अगर 30 से कम आ रहे हैं, यानी आपने बच्चे से पेपर लिए, 100 नंबर का पेपर था, बच्चे ने अगर सभी बच्चों ने, यानी मैं अगर क्लास के 35-40 बच्चों से लेता हूँ पेपर और मेरी क्लास के सभी बच्चे 70 से ऊपर नंबर ले रहे हैं, इसका मतलब टेस्ट तो बहुत ही आसान था। और अगर मैंने क्लास से पेपर लिया, टेस्ट लिया और सभी बच्चे 30 से कम आ रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही मुश्किल था। वो कह रहा है ना तो बहुत आसान कबूल है ना बहुत कम जो है वो मुश्किल कबूल है, ये रेंज 30 से 70 होनी चाहिए। 50 इज़ मोस्ट अप्रोप्राइट, यानी वो, अब मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दी, 5 टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10, 5 ऊपर लिख लिए NR/NT, टोटल की NT कितने थे, 10, 5/10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100, 5 डिवाइडेड बाई उसको 10 तो 2 बन गए, और 2 ज़रबे जो 100 था, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50%। तो ये क्या हो गया कि ये टेस्ट मोस्ट अप्रोप्राइट है कि जिसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना है कि 50% लोगों ने उसको जो है अच्छा राइट किया है,
ठीक अटैम्प्ट किया है, 50% उसको रॉन्ग अटैम्प्ट किया है, तो इट मीन ऐसा टेस्ट काबिल कबूल है। जिसका 50% होगा काबिल कबूल होगा, 30% से अगर कम होगा तो टेस्ट बहुत मुश्किल, 70% से अबव होगा टेस्ट बहुत ईजी, 30 से 70 के दरमियान रेंज होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई कि कोई ना आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको दी है कि अगर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आपने वो हर्फ का सुना होगा कैनबेरा कैनबेरा कैनबेरा, तो इसका सैनबेरा या कैनबेरा, वैसे कैनबेरा ही बोलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। वैसे इसका कैपिटल सिडनी भी है, कैनबेरा भी है, मैं सारे, लेकिन कैनबेरा जो है ना वो उसका असल कैपिटल है। अच्छा, अब अगर तो क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में इस चीज़ का जो है ना वो तज़किरा आता है, तो अगर तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम लोग उसको ठीक कैनबेरा कर देंगे, इट मीन तो टेस्ट तो फिर जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल तो बहुत कम हो गया, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फ्रांस की आपको एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको लंदन की एग्जांपल दी, नहीं इसी तरह के मुख्तलिफ एग्जांपल जो इजी हों। उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले चलते हैं जी, डिस्क्रिमिनेशन पावर। पहली बात को ज़हन में हो गया ना, अब डिस्क्रिमिनेशन पावर आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होती है कि फ़र्क कर सकना सवाल के जवाब के अंदर, और वो भी पता कैसे चलेगा, इट रेफर टू द डिग्री टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल विद हाई एंड लो अचीवमेंट। अब इसका पता, अब आइटम पेपर वो उसी तरह हमने बनाया है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर पता चलेगा हाई अचीवर और लो अचीवर। हाई अचीवर उसी तरह की बात ही है जो पहले हमने की हैं, थोड़ी बहुत उसके अंदर और चीज़ होती है माइनर सी। हाई अचीवर और लो अचीवर, अब ये आगे हम बात बाद में करते हैं। पहले आज इसको फार्मूला NH हाई अचीवर माइनस NL लो अचीवर, नंबर ऑफ, यानी वो लोग जो नंबर लो अचीवर हैं वो NL, और N जो है वो नंबर ऑफ हाई और लो, टोटल नंबर ऑफ अचीवर। यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, कितने स्टूडेंट हैं मेरे पास, 10 पेपर लिया, उनमें से 10 तो नीचे आ गया N की जगह पे। मैंने जो उनसे पेपर लिया 7 लोगों ने हाई अचीवर, यानी सब ने 7 लोगों ने ठीक कर दिया, 7 आ जाएगा। NL 3 है, लो अचीवर 3 लिख लूँगा। NH माइनस NL डिवाइडेड बाई N। अगर अब देखो, जब NH ज़्यादा हो, हाई अचीवर ज़्यादा हो, हाई अचीवर ज़्यादा हो और लो अचीवर जो है वो कम हो, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन पावर है, लायक बंदे ही उसको कर सके हैं, नलायक बंदे उसको नहीं कर सके। अगर तो यूँ होता, मैंने पेपर बनाया है, नलायक बंदों के नंबर लायक बंदों के नंबर थोड़े हैं, नलायक बंदों के नंबर कम हैं, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं हो रही होगी, वो जो हमारा जब आइटम होगा वो ठीक नहीं होगा। भाई ऐसा आइटम जिसको नलायक बंदे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं उस पेपर में से, और लायक बंदे उसमें से पेपर में से नंबर कम ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो हुआ कि वो कोई काम का पेपर नहीं है। होना तो यही चाहिए ना कि लायक बंदे ज़्यादा ले और नलायक कम लें। तो ऐसी सूरत जब नलायक ज़्यादा ले रहे हो तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पावर ठीक नहीं होती। इसकी वैल्यू होती है वो 1 से 0.3 तक होती है, 1 से किस तक, 0.3 तक होती है। और वैल्यू जो 1 है वो इंडिकेट करती है कि वो 100% उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। 100 से मुराद ये है ना, वो हाई अचीवर उसमें से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो 1 जो है 1 इंडिकेट करेगा 100% है। और अगर वो 0.3 से कम अचीवमेंट, स्प्लिट मीन के वो जो है ना बहुत इनकैपेबल स्टूडेंट हैं या वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके उसके आंसर्स को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मैंने ये यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि जो बच्चे आए हैं उन्होंने सबको पता था कि फ्रांस कैपिटल पेरिस है, मैक्सिमम लोगों ने फ्रांस की कैपिटल पेरिस ही लिखा, तो इट मीन जो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, ही लोग उसको फ़र्क करने के काबिल हो गए हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर नियर अबाउट 1 होगी, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो ज़रूरत होती है, तो मैं इसके अंदर क्या देता हूँ जी, क्लोरीन की ज़रूरत होती है। अब ये वाली चीज़ तो गलत है, अब मैक्सिमम लोग क्लोरीन लगा देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.3 से कम होगी, तो ऐसा जो है ना उसकी डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जी ये इसकी इसी जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, अब यहाँ पे देखें, इफ़ द क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेट वेल, अगर तो वो डिस्क्रिमिनेट बहुत अच्छा होता है, इट शुड डिफरेंट बिटवीन हाई एंड लो, तो ये हमें पता कैसे चलता है कि ये हाई एंड लो अच्छी, यानी सपोज 80% ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट आंसर करेक्टली,
वही बात कि जो लोग लायक हैं तो उनमें से 80% लोगों ने सवाल ठीक कर दिया है, और जो नालायक हैं उनमें से 20% स्टूडेंट ने ठीक किया। बात को थोड़ा समझना है, टेक्निकल ये चीज़ है कि मैंने पेपर बनाया, पेपर के अंदर जो है ना, मैंने वो सवाल मैंने आपके सामने जो रखा है वो मैंने पूछा उनमें से कि फ़्रांस का कैपिटल कौन सा है, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट है उनमें से कुछ लायक हैं कुछ नालायक हैं। अब जो मेरे पास लायक स्टूडेंट है क्लास के, उनमें से लायक स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट ने ये सवाल को समझ लिया और उन्होंने लिख दिया जी कि जो कैपिटल है पेरिस है फ्रांस का। और जो नालायक लोग थे उसमें से सिर्फ 20% ने किया है, यानी नालायक लोगों को समझ में इतना कोई नहीं आया 20%। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि इसको हायर ने पिक किया, लोअर ने पिक नहीं किया। तो इट मीन कि ये वाला जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन पावर इसकी ज़बरदस्त है, ये ठीक है। इसी तरह एक और मैं सवाल कर देता हूँ, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द मून। जो ज़मीन है ये चांद के गिर्द घूमती है। पहले तो बताइए कि चांद के गिर्द ज़मीन घूमती है? नहीं। ज़मीन कहाँ घूमती है? ज़मीन घूमती है जो सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये सवाल ठीक है। अब मेरे पास जो मैक्सिमम लोग थे उन्होंने लगा दिया फाल्स, यानी जो बच्चे स्टूडेंट थे सब ने लगा दिया कि ये फाल्स है। बेसिकली जवाब इसका फाल्स है ना, कि वो तो मून के। अब इट मीन इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट लगा देते हैं ट्रू, इसका मतलब इसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर कोई नहीं है। शायद थोड़ी तो बहुत बात की समझ आ रही होगी। अगर न समझ इस एग्जाम्पल को दोनों को स्टॉप करके इनको दोबारा रीड कीजिएगा, इनके कंटेक्स्ट को समझिएगा। अगर तो देखिए लायक बच्चे बात का जवाब ठीक देते हैं, नालायक बच्चे बात का जवाब गलत देते हैं। चूँकि नालायक नालायक है, लायक है, तो इसका मतलब है जो सवाल आया है वो डिस्क्रिमिनेशन पावर रखता है। वो लायक फर्स्ट सेकंड थर्ड लायक ही आएगा। नालायक सप्लियाँ या फेल या कम नंबर नालायक के ही आने हैं, तो इट मीन वो पेपर ठीक है। और अगर पेपर हो बोर्ड का और बोर्ड के पेपर में यूं हाल हो कि जो लायक बच्चे हैं उनके नंबर कम आ जाएं और जो नालायक बच्चे हैं उनके नंबर बोर्ड के पेपर में ज़्यादा आ जाएं, इसका मतलब ये होगा कि बोर्ड ने इंतहाई बेतुका पेपर दिया है। एक ऐसा पेपर दिया है कि जो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सका लायक बच्चे और नालायक बच्चे के अंदर। ये इसके अंदर हम बात करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि बोर्ड की एग्जाम्पल से भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी 2 एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दी हैं और आप इनको एक दफ़ा मज़ीद रीड कर लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को 2 दफ़ा सुन लीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा। जो थर्ड चीज़ है वो है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं पेपर के अंदर तो कितने डिस्ट्रैक्टर होते हैं? 4, मतलब मिसाल के तौर पे एक तो ठीक आंसर हो गया, 3 जो गलत ऑप्शन दिए हुए हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर। अब जो डिस्ट्रैक्टर हैं वो इफेक्टिव कैसे होंगे? अच्छा डिस्ट्रैक्टर कौन सा होगा, वही फिर बात है। बहुत आसान कंसेप्ट है। मतलब आज तक आप जहाँ देखते रहे हैं, बहुत से लोगों को, मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ के अंदर पहले कन्फ्यूजन होगी। आज आपकी इसके अंदर कन्फ्यूजन जो है वो दूर होने वाली है। पेपर दे रहे हैं, एमसीक्यूज बेस्ड सवाल हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन जो है वो उसका ठीक है, 3 उसके गलत हैं। अगर वो 3 जो ऑप्शन और हैं और वो आप, अब मैं चलो वहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बंदा आया पेपर करने के लिए, 20 लोग आ गए और 20 लोगों ने उसका सवाल का जवाब जो है वो गलत दे दिया, यानी सही जवाब लगाने की बजाय गलत जवाब दे दिया। अब उस 20 में से 15 लायक बच्चे थे, 5 नालायक थे। लायकों ने भी गलत जवाब लगा दिया, नालायकों ने भी गलत जवाब लगा दिया। तो क्या, पहले तो मुझे बताएं कि क्या वो डिस्ट्रैक्टर इफ़ेक्टिव होंगे कि नहीं? बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। उसी तरह याद रख लें, अगर जो डिस्ट्रैक्टर हैं अगर लायक बच्चों को कम अट्रैक्ट करें, नालायक बच्चों को डिस्ट्रैक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करें, यानी मैं एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हल कर रहा हूं और मेरे सामने 4 ऑप्शन आए हैं, 4 ऑप्शन के अंदर मेरी पढ़ाई कम है, मैंने कम पढ़ा हुआ है, तो मैं जो है ना वो गलत ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने गलत लगाया, दूसरे ने गलत लगाया, तीसरे ने गलत लगाया, ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन गलत लगाया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो डिस्ट्रैक्टर है कोई ऐसा अजीब सा डिस्ट्रैक्टर है, नालायक लोग भी उधर ही लगा रहे हैं, लायक लोग भी उधर लगा रहे हैं, इसका डिस्ट्रैक्टर इनइफेक्टिव है। और अगर यूं हो कि जो नालायक लोग हैं उसमें से 80% जो हैं वो सही जवाब लगा रहे हों और जो बाकी 20% जो नालायक हैं उसमें से लगा रहे हों, इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिव है, कि नालायक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और लायक लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिवनेस और डिस्ट्रैक्टर हो जाएगी। बात को समझिए, वही बात, कंटेक्स्ट वही पहले वाला चल रहा है। आप इसको एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा तो फिर आपको इसका पता चल जाएगा। बाकी मैंने इसके एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त दिए हैं।
इफ अ डिस्ट्रैक्टर इज इनइफेक्टिव कब होगा? इट वुड बी चूजन बाय बोथ हाई एंड लो परफॉर्मर। क्लास के अंदर लाइक बच्चे भी गलत जवाब कर रहे हो, क्लास के अंदर नलायक बच्चे भी गलत जवाब कर रहे हो, इसका मतलब है उसका लो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है और वो डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिव नहीं है। या इसको ये यूँ मैं कहता हूँ कि अगर उसका जो है ना ये डिस्ट्रैक्टर इनइफेक्टिव कब होगा कि अगर उसके अंदर हाई जो हैं वो ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, लो कम गलती कर रहे हैं, फिर भी डिस्ट्रैक्टर इनइफेक्टिव होगा। अगला देखें, हाईली इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर कौन सा होगा? वुड बी सिलेक्टेड प्राइमरी बाय लो परफॉर्मर। अब वो जो नलायक लोग हैं ना वो गलत जवाब लगाएंगे और जो लाइक लोग हैं वो ठीक जवाब लगाएंगे। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि वो सवाल ज़बरदस्त बना हुआ है और उसने नलायक लोगों को अपनी तरफ खींचा है। वो क्वेश्चन, वो एमसीक्यूज, वो मल्टीपल चॉइस, वो ट्रू फॉल्स, वो ऐसा ऑप्शन मैचिंग क्वेश्चन जिसके अंदर जो है वो लाइक लोग ठीक ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाएँ, नलायक लोग ठीक गलत ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाएं, इसका मतलब है वो डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिव है। और अगर हाई ज़्यादा नंबरों लेने वाले जो हैं वो गलती करने लग जाएं और थोड़ी जो नलायक लोग हैं वो ठीक करने लग जाएं, इसका मतलब है वो डिस्ट्रैक्टर इनइफेक्टिव है। और अगर दोनों जो लाइक बच्चा है वो भी, जो नलायक बच्चा है वो भी, जो हाई अचीवर है वो भी, जो लो अचीवर है वो भी दोनों जो है ना वो गलत की तरफ जा रहे हों, फिर भी हम दोनों ठीक की तरफ जा रहे हों, फिर भी हम कहेंगे कि या दोनों न्यूट्रल की तरफ जा रहे हों, बराबरी की तरफ जा रहे हों, तो फिर भी वो डिस्क्रिमिनेशन लो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होगा। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। पहली बात कर रहा हूँ इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर की। इफेक्टिव, विच प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम इज़ नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग। कौन सा प्लानट हमारे जो है ना वो जो हमारे 8 प्लानट हैं जिसके अंदर ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, वेनस है, सैटर्न है, क्या इनमें से कौन सा ऐसा जो सोलर सिस्टम है कि जो अपने रिंग्स की वजह से बड़ा मशहूर है? अब ये सवाल मुश्किल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जिस बंदे ने पढ़ा होगा बस वही ठीक कर सकेगा। तो जिसने पढ़ा है वो लगाएगा सैटर्न, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो कोई मार्स लगा के आएगा, कोई अर्थ लगा के आएगा, कोई वेनस लगा के आएगा। इसका मतलब है कि ये एक इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर है कि नलायक लोगों को गलत हुआ है और लायक लोगों का ठीक हुआ है। जिसने पढ़ा था वो उसने ठीक लगाया है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ था वो गलत लगाया है। तो ये इफेक्टिव जो डिस्ट्रैक्टर बड़ा इफेक्टिव हो गया, ज़बरदस्त हो गया कि लायक लोग लायक बनेंगे, फर्स्ट आएंगे, और नलायक लोग जो है वो फेलियर की तरफ जाएंगे। तो ऐसा डिस्ट्रैक्टर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं जी, इनइफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर कौन सा होगा? मैं वही कहता हूँ व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब ये हर बंदे ने सुना हुआ है और नलायकों ने भी पेरिस लगा दिया, लायकों ने भी पेरिस लगा दिया। जब दोनों लगा रहे हैं पेरिस, इसका मतलब है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सके, वो डिस्ट्रैक्टर किसी को अट्रैक्ट कर ही नहीं सका। वो तो क्वेश्चन बड़ा ही बेतुका, बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे कि ये इनइफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये इस चैप्टर का वाहिद टेक्निकल जो है ना ये लेक्चर था। इस चैप्टर टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूएशन के चैप्टर का ये वाहिद टॉपिक था जो थोड़ा सा टेक्निकल था। आप लोग इसको जो है ना, जिनको तो समझ आ गई है गुड, जिनको समझ नहीं आई वो इसको एक दफ़ा अगेन सुन लें, इसके नोट्स को देख लें, इसको थोड़ा समझें। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और क्वालिफाई गाइड कोई भी बुक उठा लें उसमें से इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।